साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको रेगिस्तान के शेर उमर मुख्तार की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी बहुत रोचक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, उमर मुख्तार को जानने के पहले उनके देश लीबिया के बारे में जानना जरूरी है। ये जो देश लीबिया है, ये उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। और उत्तरी अफ्रीका में आप जानते हैं सहारा रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। लीबिया उसी रेगिस्तान में बसा हुआ एक मुल्क है। चूंकि ये सहारा रेगिस्तान का मुल्क है, इसलिए इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो निर्जन है, जहाँ कोई आबादी नहीं है। लीबिया में 3 बड़े शहर हैं, त्रिपोली, बेंगाजी और सिरते। त्रिपोली इसकी राजधानी है और लीबिया की ज़्यादातर आबादी जो है वो इन्हीं 3 शहरों में रहती है। साथियों, लीबिया पहले एक गरीब मुल्क था, लेकिन बाद में वहाँ तेल की खोज हुई, वहाँ तेल के कुएं मिले और उसके बाद वो मुल्क काफ़ी संपन्न हो गया है। इसी लीबिया के रहने वाले थे उमर मुख्तार, और उन्होंने लीबिया की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। साथियों, आप दुनिया का नक्शा देखेंगे तो पाएंगे कि लीबिया भूमध्य सागर के बगल में बसा हुआ है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। और लीबिया के बाद भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के उत्तर में इटली है। तो 20वीं सदी के शुरुआती सालों में इटली जो था वो एक औपनिवेशिक देश बनने लगा था, कॉलोनियल पावर बनने लगा था, यानी कि वो दुनिया के दूसरे देशों पर कब्जा जमाने लगा था। और 1911 के आते आते इटली की सेना ने लीबिया पर हमला कर दिया। लीबिया उन दिनों आज़ाद देश नहीं था, वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ओटोमन साम्राज्य एक लंबा चौड़ा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। उसकी कहानी मैं अलग से सुनाऊंगा। तो लीबिया ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और इटली की सेना ने त्रिपोली पर और बाकी शहरों पर बमबारी की और एक तरह से पूरे लीबिया पर कब्जा कर लिया। अब जैसा कि होता था, जो औपनिवेशिक शक्तियां होती थी वो अपने गुलाम देशों पर हर तरह का जुल्म करती थी। जैसे हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था तो यहाँ अंग्रेज़ों का जुल्म होता था। कोई देश यदि फ्रांस का गुलाम था तो वहाँ फ्रेंच लोग जुल्म करते थे। उसी तरह लीबिया पर इटली के लोगों ने जुर्म ढाने शुरू कर दिए। और आप जानते हैं कि इटली में कुछ सालों बाद, मतलब 1911 के कुछ सालों बाद, एक बहुत खूंखार तानाशाह का उदय हुआ जिसका नाम था मुसोलिनी। ये जो मुसोलिनी था वो एक फासीवादी नेता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो हिटलर का साथी था और बेनिटो मुसोलिनी के समय में हिटलर और मुसोलिनी ने मिलकर पूरे यूरोप में बहुत तबाही मचाई थी। तो मुसोलिनी के सत्ता में आने के बाद जो इटली का शासन था लीबिया में वो और ज़्यादा खूंखार हो गया, आम आदमी के लिए वो और ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो साथियों, जैसा कि होता है कि ज़्यादातर लोग तो उदासीन रहते हैं या खौफजदा रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जुल्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। आप जितना ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करेंगे, जालिम के हौसले उतने बुलंद होंगे। तो ये उमर मुख्तार नाम का जो शख्स था, एक छोटे से मदरसे का टीचर था। मदरसा आप जानते हैं जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है, सामान्यतया धार्मिक शिक्षा दी जाती है जिसे दीनी तालीम कहते हैं। कुरान पढ़ाया जाता है। और ये जो उमर मुख्तार थे ये कुरान शरीफ के बहुत बड़े जानकार थे और बच्चों को तालीम देते थे। और उनकी अपनी बिरादरी में बहुत ज़्यादा इज्जत थी क्योंकि वो एक विद्वान थे, एक स्कॉलर थे। लेकिन साथ ही साथ उमर मुख्तार एक फाइटर भी थे, यानी कि स्कॉलर वॉरियर थे, जो एक विद्वान भी थे और एक
योद्धा भी थे। उन्होंने अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए एक छोटी मोटी फौज बना ली और उसके सहारे वो इटली की सेना से लड़ने लगे। अब देखिए, इटली की जो सेना थी लीबिया में, वो बहुत बड़ी सेना थी, बहुत आधुनिक सेना थी, उसके पास आधुनिक हथियार थे, बहुत ज़्यादा उसके पास दौलत थी। और जो उमर मुख्तार की फ़ौज थी वो बहुत छोटी थी उसके मुकाबले में, उसके पास उतने आधुनिक हथियार नहीं थे, पैसे की भी किल्लत थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो चूंकि छोटी फौज थी इसलिए उमर मुख्तार ने आमने सामने की लड़ाई की जगह गुरिल्ला वारफेयर अपनाया, जिसको हिंदी में कहते हैं छापामार युद्ध। मतलब हिट एंड रन, हमला करो और फिर भागो, हमला करो और फिर भागो। और इस तरह उमर मुख्तार की जो फौज थी उसने इटली की फौज के, समझिए, नाको दम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इटली ने अपनी फौज वहां और ज्यादा बढ़ा दी और ज्यादा मजबूत कर दी। लेकिन उमर मुख्तार के साथ एक प्लस पॉइंट था, वो रेगिस्तान के ही रहने वाले थे, रेगिस्तान के चप्पे चप्पे की उनको जानकारी थी। तो जो डिजर्ट वारफेयर होता है, यानी कि मरुस्थल में जो युद्ध लड़ा जाता है, रेगिस्तान में जो जंग लड़ी जाती है, उसके वो मास्टर थे। और चूंकि इटली में कहीं रेगिस्तान नहीं है इसलिए इटली के लोग जो थे वो रेगिस्तान में बिल्कुल, वो समझिए कि चकरा जाते थे, रास्ता गुम हो जाता था, रेगिस्तान की जलवायु नहीं बर्दाश्त कर पाते थे और बहुत सारी चीज़ें उनके खिलाफ जा रही थी। तो धीरे धीरे उमर मुख्तार जो थे वो इटली की फौज पर भारी पड़ते गए। बीच में इटली के लोगों ने उमर मुख्तार के साथ समझौता भी किया, लेकिन वो समझौता ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और उमर मुख्तार ने वो समझौता तोड़ दिया और फिर वो जंग लड़ने लगे। एक बात बहुत ध्यान देने की है, तो उमर मुख्तार जो थे वो बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति थे, तो जो वो लड़ाई भी लड़ते थे उसमें भी उनकी एक आचार संहिता थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट था। जैसे इटली के की जो सेना थी वो यदि लीबिया के किसी विद्रोही को पकड़ लेती थी तो उसको पकड़ते के साथ ही मौत के घाट उतार देती थी। लेकिन उमर मुख्तार ऐसा नहीं करते थे। यदि किसी वो इटली के किसी सैनिक को पकड़ते थे तो उसको वो युद्धबंदी के रूप में रखते थे, ऐसा नहीं कि तुरंत मौत के घाट उतार देते थे। और एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने इटली के एक सीनियर ऑफिसर को पकड़ लिया, लेकिन उमर मुख्तार ने कहा कि इसकी हत्या नहीं की जाएगी। जो उमर मुख्तार के अनुयायी थे, उनके जो चेले थे, वो उमर मुख्तार से झगड़ने लगे कि इटली के लोग तो हमारे लोगों को तुरंत मौत के घाट उतार देते हैं, आप इसको क्यों छोड़ रहे हैं। तो उमर मुख्तार ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वे बोले कि ये हमारे शिक्षक नहीं हो सकते, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे शिक्षक नहीं, हमको इन लोगों से शिक्षा नहीं लेनी। तो उमर मुख्तार की जो लड़ाई थी वो भी बहुत उच्च कोटि की उसूलों पर आधारित जंग थी। और उमर मुख्तार ये भी कहा करते थे कि हम लोग लड़ाका हैं, हम लोग या तो जीतते हैं या शहीद होते हैं, हम लोग सरेंडर नहीं करते। मतलब आत्मसमर्पण शब्द उमर मुख्तार के शब्दकोश में, डिक्शनरी में नहीं था। इस तरह उमर मुख्तार की लड़ाई कई सालों तक जारी रही और उन्होंने इटली की सेना को, कहते हैं ना, नाकों तले चने चढ़वा दिए। 1931 तक आते आते उमर मुख्तार बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी उम्र 73 के आसपास हो चुकी थी, 73 के थे। फिर भी वो पूरे जोशो खरोश के साथ मैदान जंग में डटे हुए थे और घोड़ा पर बैठ के घूमते रहते थे, उनके साथ बाकी लोग भी घुड़सवार रहते थे। 1931 में ऐसे ही उमर मुख्तार की झड़प हो गई इटली की सेना की एक टुकड़ी के साथ। इटली के सैनिकों ने उमर मुख्तार के घोड़े को गोली मार दी, वो घोड़ा गिर गया और ऐसा हुआ कि उमर मुख्तार जो एक बुजुर्ग आदमी थे उस घोड़े के नीचे ही दब गए। इटली के सैनिकों ने उनको नहीं पहचाना था कि यही शख्स उमर मुख्तार है, लेकिन उमर मुख्तार के एक साथी ने गलती कर दी और उसने उमर मुख्तार को उनके नाम से पुकार लिया। तब इटली के सैनिक समझ गए कि ये जो बंदा घोड़े के नीचे दबा हुआ है ये और कोई नहीं, ये उमर मुख्तार है। उमर मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर अदालत में मुकदमा चलाया गया। मुकदमे का क्या फैसला होना था सबको पता था, वो ऐसे ही, जिसे कंगारू कोर्ट कहते हैं, उस तरह की अदालत थी। और उसमें उमर मुख्तार ने बहुत बहादुरी से अपनी सारी बातें कबूली और जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तब भी वो आराम से रहे और उन्होंने कहा कि हम लोग अल्लाह के पास से आते हैं और हम लोग अल्लाह के पास वापस चले जाते हैं।
उमर मुख्तार को एक बंदी शिविर में उनके सैकड़ों अनुयायियों के सामने, साथियों के सामने फांसी पर लटका दिया गया और इस तरह उमर मुख्तार लीबिया की जंग आज़ादी लड़ते हुए शहीद हो गए। लीबिया में देखिए उमर मुख्तार का वही दर्जा है जो समझिए कि हमारे देश में महात्मा गांधी का है, मतलब लीबिया में उनको राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है। लीबिया में जो दिनार के नोट होते हैं, जैसे हमारे देश की करेंसी को रुपया कहा जाता है, लीबिया की करेंसी को दिनार कहते हैं। जो 10 दिनार का नोट होता है उस पर आप देखेंगे उमर मुख्तार की तस्वीर छपी रहती है। और जब आप लीबिया का जिक्र करते हैं तो हम लोग को हमेशा कर्नल गद्दाफी की याद आती है। कर्नल गद्दाफी लीबिया का तानाशाह था, 45 बरस तक वो लीबिया का तानाशाह रहा। फिर 2011 में उसके खिलाफ जन विद्रोह हो गया और विद्रोहियों ने गद्दाफी को पकड़ के मौत के घाट उतार दिया। ये जो कर्नल गद्दाफी था ये भी उमर मुख्तार का बहुत बड़ा फैन था। हॉलीवुड में यानी अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री में उमर मुख्तार पर एक फिल्म बनाई गई थी, लायन ऑफ द डेजर्ट। ये बहुत महंगी फिल्म थी जिसमें एंटोनी क्विन ने उमर मुख्तार की भूमिका अदा की थी। उस फिल्म का सारा खर्च कर्नल गद्दाफी ने उठाया था, यानी कि लीबिया की सरकार ने उठाया था। एक बार कर्नल गद्दाफी इटली गया, वो अपनी फौजी वर्दी पहन के गया था और वर्दी के ऊपर उसने वो तस्वीर लगा रखी थी, वो फोटोग्राफ लगा रखा था जिसमें उमर मुख्तार जंजीरों से बंधा हुआ खड़ा है, एक बंदी के रूप में इटली के सैनिकों के सामने खड़ा है। तो कर्नल गद्दाफी इतनी ज़्यादा इज्जत देता था उमर मुख्तार को। लेकिन जब गद्दाफी के खिलाफ जन विद्रोह हुआ तो उसमें उसके विरोधियों ने भी उमर मुख्तार के ही नाम का इस्तेमाल किया और उसके विरोधियों ने भी उमर मुख्तार ब्रिगेड के नाम से अपनी टोलियां बना ली। साथियों, उमर मुख्तार को सिर्फ लीबिया में ही नहीं, पूरे अरब देश में, पूरे अरब जगत में, अरब आप जानते हैं कि दुनिया में कई देश हैं जो अरब देश कहलाते हैं, वो ज़्यादातर मुस्लिम देश हैं और वहाँ अरबी भाषा बोली जाती है। तो पूरे अरब जगत में, अरब वर्ल्ड में उमर मुख्तार को एक नायक के रूप में माना जाता है। उमर मुख्तार के नाम पर आपको कुवैत में भी सड़क मिल जाएगी, आपको मिस्र में भी सड़क मिल जाएगी, उमर मुख्तार के नाम पर आपको उमर मुख्तार यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, जगह जगह आपको उमर मुख्तार की मूर्तियां देखने को मिल जाएगी, घोड़े पर सवार उमर मुख्तार को। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।